बांग्लादेश में माइनॉरिटीज का और स्पेशली हिंदूज का बुरा हाल हो रहा है। Idols of Bhagwan Jagannath, Balbhadra and Devi Subhadra on the floor of a burnt temple in Bangladesh. मंदिरों को जलाया जा रहा है, भगवानों की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, आदमियों को बीच सड़क पर लटकाया जा रहा है, हिंदू औरतों के घरों में घुसकर उन्हें मारा जा रहा है, उनके गोडाउन में, उनके दुकानों से चोरी की जा रही है। और तो और राहुल आनंद जो कि एक बांग्लादेशी सिंगर है, जो अपने ही देश को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट तक कर चुके हैं, उनके घर को तक जला दिया गया सिर्फ क्योंकि वो हिंदू है। आपने ये वीडियोस तो देखे होंगे जहाँ पे कुछ बांग्लादेशी पार्लियामेंट हाउस में घुसकर वहाँ पे चोरी कर रहे थे, शेख हसीना के इंटीमेंट्स को तक चोरी करके पब्लिकली परेड किया जा रहा था और उनका खाना खाया जा रहा था, उनके स्विमिंग पूल में लोग स्विमिंग कर रहे थे। लेकिन उसी बात पर कुछ इंडियंस का ये कहना था, क्या लोक कल्याण मार्ग जहाँ पर हमारे पीएम की रेसिडेंसी है वहाँ ऐसा स्विमिंग पूल है? कुछ तो सीधे कह रहे हैं कि इंडिया में भी 50 करोड़ लोग हैं, जो अगर एक हो जाए तो इंडिया में बांग्लादेश जैसे ही सत्ता पलट करवाई जा सकती है। बेसिकली यहाँ पर कुछ इंडियंस बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है कि इंडिया में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन कब खड़ी होगी। अब आई नो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी सेफ है, पहले भी थे और आज भी है, लेकिन फिर एक्सप्लेन मी दिस। पार्टीशन के टाइम वहाँ की पॉपुलेशन 22% और आज वहाँ पे हिंदुओं की पॉपुलेशन 7.5% हो चुकी है। एंड ये कोई खुद से नहीं हुआ है, ये सब कुछ एक प्लान स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है, जिसके पीछे मेजर कल्प्रिट है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपने पैर आज इंडिया में भी पसार लिए हैं। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बंगाल के कुछ शहरों में हो रहे ड्रास्टिक डेमोग्राफिक चेंजेस की बात की थी और ये भी बताया था कि उन्हीं एरिया से कुछ ऐसे ग्रूसम केसेस भी सामने आ रहे हैं जहां पर ओपनली सभाएं लगाई जा रही है और औरतों को शरिया कानून के तहत पब्लिकली मारा जा रहा है। नाउ बिलीव इट और नॉट, लेकिन आज जो बांग्लादेश में हो रहा है एग्जैक्टली सेम पैटर्न्स इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भी होते हुए दिख रहे हैं और इसीलिए हमें कैसे भी करके बांग्लादेश की गलतियों से सीखना होगा और वहाँ के हिंदुओं की, वहाँ के माइनॉरिटीज़ की आवाज़ बननी होगी। बट ऑफ कोर्स द क्वेश्चन स्टैंड्स कि वहाँ पर ऐसे हो ही क्यों रहा है और बांग्लादेश अपनी माइनॉरिटीज़ को बचा क्यों नहीं पा रही है। ये समझने के लिए हमें पहले बांग्लादेश की हिस्ट्री को समझना होगा कि उस देश का जन्म कैसे हुआ था। पार्टीशन से पहले इस रीजन में अराउंड 30% हिंदूज रहते थे, लेकिन फिर 1947 में जैसे ही इंडिया का पार्टीशन हुआ, ये रीजन पाकिस्तान के पास चला गया, जिसका नाम हो गया ईस्ट पाकिस्तान। उस वक्त बहुत से हिंदूज ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया जरूर आए थे, पर इसके बावजूद करीब 22% हिंदूज वहीं पे रुक गए थे, क्योंकि वो अपना एंसेस्ट्रल प्लेस नहीं छोड़ना चाहते थे, जैसे फेमस बंगाली सिंगर राहुल आनंद के पेरेंट्स ने भी यही किया था। इसके बाद फिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद तो हो गया फाइनली, लेकिन ये उनकी मानसिकता से कभी आजाद नहीं हो पाए, क्योंकि आज तक वहाँ चाहे कोई कू हो, कोई प्रोटेस्ट हो या फिर कोई इलेक्शंस, हर बार वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को सिलेक्टिवली टारगेट किया जाता है। और इसीलिए आज अगर आप देखोगे तो वहाँ स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ 7.5% हिंदूज, 0.61% बुद्धिस्ट और सिर्फ 0.30% क्रिश्चियंस ही बचे हुए हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बांग्लादेश में आने वाले 30 सालों में एक भी माइनॉरिटी नहीं बचने वाली है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बल्कि ये मुद्दा माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने का है, जो बांग्लादेश में आज से नहीं सदियों से प्रोसिक्यूट होते हुए आए हैं। 23 अप्रैल 1971 जाति भंगा मैसाकर। लिबरेशन के दौरान एट्रोसिटीज से परेशान हिंदूज फाइनली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बांग्लादेश से इंडिया जाने का फैसला लेते हैं। तो वहाँ टोटल 12 गांव के हिंदूज इंडिया रवाना होने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक इतना बड़ा मैसाकर होता है जो बिल्कुल जलियांवाला बाग जैसे होता है, जहाँ बच्चे, बूढ़े, औरतों को किसी को नहीं बख्शा जाता। 3500 के करीब हिंदूज को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। नेक्स्ट, शंकरी बाजार मैसाकर। इसी जाति भंगा के एग्जैक्टली एक महीने बाद 26 मार्च को एक शंकरी बाजार नाम के पूरे हिंदू मोहल्ले को वहां की पाकिस्तानी आर्मी और रजाकारों ने मिलकर मार दिया, जिसमें 212 लोगों की डेथ हो गई। नेक्स्ट, सोहागपुर मैसाकर। 25 जुलाई 1971 बांग्लादेश के शेरपुर डिस्ट्रिक्ट के सोहागपुर गाँव में सुबह 9 बजे पाकिस्तानी आर्मी और उनके साथियों ने खुलेआम गोली चलाकर 164 लोगों को मार दिया और 57 औरतों का रेप कर दिया। फिर जब 1971 के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली, माइनॉरिटीज को लगा कि अब वो शायद फाइनली सेफ होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2001 में बीएनपी यानी कि वहाँ की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो शेख हसीना पार्टी की ऑपोजिशन में खड़ी है, वो इलेक्शंस जीत गई और इन्होंने 150 दिन का एक हिंदू मैसाकर लॉन्च कर दिया। ये मैसाकर इतना क्रूअल था क्योंकि ये 150 दिनों तक चला, जिसमें इन टोटल 18,000 एंटी हिंदू हादसे हुए, 1,000 हिंदू औरतों का रेप हुआ, करीब 200 औरतों का गैंग रेप हुआ और 50,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़कर इंडिया भाग गए थे।
इनफैक्ट 2013 में भी 44 हिंदूज को मार दिया गया था, 50 टेम्पल्स को और 1500 हिंदू घरों को टारगेट किया गया था। एंड ये कोई इक्के दुक्के केसेस नहीं है यार, इसकी एक पूरी लंबी लिस्ट है जहाँ पर सिलेक्टिवली हिंदूज को टारगेट किया गया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट एक ऑफिशियल इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से लेकर 2024 तक, यानी कि शेख हसीना जो कंपैरेटिवली लिबरल और सेक्युलर मानी जाती है, उसके टेन्योर में वहां पर इन टोटल 3600 एंटी हिंदू इंसिडेंट्स हुए हैं, अटैक्स हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं ये रैडिकल मानसिकता आज इंडिया में भी फैल रही है, तो उसके पीछे जिम्मेदार है ये ऑर्गेनाइजेशन जमात-ए-इस्लामी। एंड मैंने जितने भी अटैक्स अभी आपको बताए ना, उन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं यही एक ऑर्गेनाइजेशन कॉमन है। 1971 का मसाकर हो, 2001 का 150 दिनों वाला हिंदू मसाकर हो, सबके जिम्मेदार है जमात-ए-इस्लामी और उसकी एक स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर। इनफैक्ट जब 2013 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इस जमात के वाइस प्रेसिडेंट को 1971 के हिंदू मसाकर में कल्प्रिट पाने पर फांसी की सजा सुनाई गई, तो उस जमात की स्टूडेंट विंग प्रोटेस्ट करने लगी। लेकिन कैसे पता है, और हिंदुओं को मारकर। मतलब व्हाट एन आयरनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदूज का मसाकर नहीं किया, इस बात के खिलाफ विद्रोह करने के लिए वो हिंदुओं का ही मसाकर कर रहे थे। इनफैक्ट अभी के बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट और हसीना की सरकार को गिराने के पीछे भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, इसीलिए हमें इनके इतिहास को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। देखो, जमात की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इसे 1941 में, यानी कि आजादी से भी पहले, सैयद अबुल अला मदूदी ने बनाया था, जो चाहते थे कि ऑल ओवर इंडिया शरिया कानून लागू हो जाए। लेकिन पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले गए और उनके जमात वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में एक्टिव हो गए। लेकिन फिर 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान जमात-ए-इस्लामी इस पार्टीशन से, इस लिबरेशन के सख्त खिलाफ था और इसीलिए उस ऑर्गेनाइजेशन के 50,000 से भी ज्यादा मेंबर्स ने रजाकार्स को ज्वाइन कर लिया, जो उस टाइम भी माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे थे। रजाकार्स का मतलब उर्दू में होता है हेल्पर्स, यानी कि जो लिबरेशन के वक्त पाकिस्तानी आर्मी की मदद कर रहे थे और बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स को मार रहे थे, उनके फ्रीडम स्ट्रगल को कर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। अब इनके ऑर्गेनाइजेशन जमात-ए-इस्लामी को ऑलरेडी बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने 2 बार बैन कर लिया है। यूएस ने तो इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक घोषित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद आज ये अलग अलग नामों से ऑपरेट कर रही है, एक्टिव है। और जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो स्टूडेंट विंग है इस्लामिक छात्र शिविर, यही बांग्लादेश में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पीछे का भी मास्टरमाइंड था। नाउ अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ तो पड़ोसी देश में हो रहा है, इस बांग्लादेश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या? वेल, प्रॉब्लम ये है कि यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में भी घुस चुकी है और आज यहाँ पर एक्टिव भी हो चुकी है। UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज की ऑफिशियल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया के काफी सारे बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। 2013 में बोध गया टेम्पल, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां इन्होंने 9 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे। 2014 में वेस्ट बंगाल के बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में हुआ खागरागढ़ ब्लास्ट और 2018 में काला चक्र मोनास्ट्री में दलाई लामा को मारने के लिए जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इन सभी ब्लास्ट में इसी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट था और ये इंटेल भी फोर्सेस को इन्हीं टेररिस्ट ने दिया है। एक्चुअली इन ब्लास्ट के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, जो कई सालों तक चल ही रहा था, लेकिन आखिरकार फरवरी 2018 में कोलकाता स्पेशल टास्क फोर्स STF ने 6 इलीगल बांग्लादेशीज को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उन बांग्लादेशीज के उसी जमात टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्स पकड़े गए थे। इनका जब इंटरोगेशन हुआ, तब उसके बाद जाकर हमें मालूम पड़ा कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने तो इंडिया में एक पूरा जाल बिछा के रखा हुआ है। बैन होने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जमात उल मुजाहिदीन नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जो बेसिकली उसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का ही एक विंग है। UNHCR के रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया के इनके सारे ऑपरेशंस को लीड कर रहा था एक बंदा, सलाउद्दीन सालियान, जो खुद इस्लामिक छात्र शिविर यानी कि जमात-ए-इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग है, उसी का एक मेंबर है। और 2014 में ये बंदा बांग्लादेश से इंडिया इलीगली भाग के आया था। दरअसल सालियान अपने कॉलेज टाइम से ही इस्लामिक छात्र शिविर का मेंबर था, पर बाद में उसने जमात का ही एक आर्म टेरर विंग जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB ज्वाइन कर लिया। इंडिया में इलीगली एंट्री मारने के बाद इसी बंदे ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक नया विंग जमात उल मुजाहिदीन इंडिया में भी शुरू कर दिया, JMI, एंड ही वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एट इट। यहाँ आने के बस कुछ ही सालों में उसने 8 यूनिट्स खड़े कर दिए, जिसमें से हर यूनिट में आज 10 से 12 मेंबर्स ऑपरेट करते हैं। एंड आई रिपीट, ये सब कुछ UNHCR की ऑफिशियल रिपोर्ट्स में ही मेंशन्ड है। इनफैक्ट उसी रिपोर्ट में उन्होंने इनकी डिटेल स्ट्रैटेजी भी बताई है। सबसे पहले तो ये इंडिया के खिलाफ एक आर्म्ड स्ट्रगल प्लान कर रहे हैं, जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियंस को ही इसमें शामिल होने के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, उन्हें ब्रेन वॉश कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक प्रोपोगंडा यूनिट सहम अल हिंद बनाया हुआ है, जो अपना एजेंडा 2 सोर्सेज से प्रोपोगेट करता है। पहला, वर्डप्रेस और justpace.in पे ये लोग कुछ बंगाली आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, और दूसरा, यूट्यूब पे भी कुछ सेम ही प्रोपोगंडा वाले वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। नेक्स्ट, ये लोग न्यूली रिक्रूटेड इंडियंस को
आर्म्ड ट्रेनिंग देते हैं एंड लास्ट में कि उन्हीं इंडियन से इंडिया में एक आर्म्ड कॉम्बैट यानी कि टेररिस्ट अटैक्स भी करवाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के स्प्रेड को देख के फाइनली 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जमात उल मुजाहिदीन को बैन कर दिया। इंडियन यूथ को रेडिकलाइज करके उन्हें इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए भड़काने के जुर्म में, और एनआईए ने भी सालियान को पकड़ने के लिए इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया है। लेकिन नाउ यू टेल मी, डज दिस सॉल्व आवर प्रॉब्लम? एनआईए के हिसाब से वेस्ट बंगाल और असम जैसे स्टेट्स के बॉर्डर्स काफी पोरस है और इसीलिए यहाँ से इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया में काफी तादाद में आ जाते हैं और आज तक आ भी रहे हैं। अभी बांग्लादेश में कू हुआ तब जाके हमने हमारे बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी बढ़ाई है, वहाँ पर एक आर्मी डिप्लॉय की है, पर उससे पहले का क्या, इसके बाद का क्या? अभी कुछ हफ्तों पहले ही बांग्लादेशी व्लॉगर्स ओपनली वीडियो बनाकर इंडिया में कैसे इलीगली घुसना है उसका ट्यूटोरियल शेयर कर रहे थे। उस बात का क्या? 3 मेगा टेररिस्ट अटैक्स का जो मास्टरमाइंड था वो बंदा एक इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट था। इसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं? मेरी लास्ट वीडियो में ही मैंने कवर किया था कि कैसे जो ये बंगाल में इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो तो बंगाल में ओपनली शरिया रूल चला रहे हैं और इसके सबसे बड़े विक्टिम्स तो खुद मुस्लिम्स ही हो रहे हैं। इंडिया में ही आकर इंडियन मुस्लिम औरतों को ही ये लोग शरिया कानून के तहत सरेआम सजा दे रहे हैं। और जब वहाँ के लोकल एमएलए को इस पे मीडिया ने सवाल किया तो उनका ये कहना था मुस्लिम राष्ट्र में तो ऐसा ही होता है। मुस्लिम राष्ट्र सामाजिक आचार विचार होए থাকে। एंड सिर्फ यही नहीं, संदेश खाली में भी जो मास रेप केसेस हुए थे उसका जो प्राइम एक्यूज था यानी कि वहाँ का एमएलए शाहजहान शेख है, उसके बारे में भी खबर आ रही है कि वो खुद भी एक इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट है जो 90s में इंडिया आया था। आज इंडिया में होने वाले फॉरेनर क्राइम्स में बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स का नंबर सबसे आगे है। अब आप ही बताओ, क्या एक कंसर्निंग बात नहीं है? जितना मुझे लगता है इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, सीएए और एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि देखो आज जो हमारे पड़ोसी देशों में हो रहा है, माइनॉरिटीज को वहां पर मास लेवल पे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनके लिए इंडिया को ही एक सहारा बनना होगा। क्योंकि इन देशों के आसपास पड़ोस में कोई भी क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट या फिर हिंदू देश है ही नहीं ना। एंड ऑफ कोर्स ये कोई रिलीजन का मुद्दा नहीं है। हमारे होम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि सीएए के अलावा भी अगर कोई भी पर्सन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, चाहे फिर वो पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, अगर वो इंडिया लीगली आते हैं तो दे आर वेरी मच वेलकम इन इंडिया। हमारे संविधान ने रास्ता खोला है, वो एप्लीकेशन कर रेफ्यूजी के तौर पर ना रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। उन्हें इंडिया सिटीजनशिप देगा, लेकिन इलीगली जो इंडिया में आ रहे हैं उससे हमें प्रॉब्लम है और होनी भी चाहिए। लेकिन जब इन लॉज को कुछ लॉबीज एक रिलीजियस मुद्दा बना के हमारे देश में दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं ना, तभी हम सारे इंडियंस को एक होकर देश के हित में सोचना चाहिए। हमें इनके नैरेटिव्स में फंस के नहीं रह जाना चाहिए। एंड इवन वर्स, हम ये सोच के भी नहीं बैठ सकते कि हमारे पास तो कुछ नहीं हो रहा है ना, हम तो सुरक्षित है, तो हम किसी और की टेंशन क्यों ले। मार्टिन नीमॉलर ने वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज के लिए जो पोएम लिखी थी ना, वो आज इंडिया के लिए भी एकदम एप्ट बैठती है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैं चुप रहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आ गए, मैंने अपने कान बंद कर लिए। फिर वो मेरे पड़ोस में आ गए, मैंने अपने आंखें बंद कर ली। लेकिन जब वो मेरे घर पे आए और मैं चिल्लाया, तब मुझे सुनने वाला कोई बचा ही नहीं था। एंड आई रिपीट, यहाँ पर हम इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की बात कर रहे हैं। जब एक टेररिस्ट अटैक होता है तो वो ये देख के नहीं होता है कि इसमें मारे जाने वाला मुस्लिम मरेगा या हिंदूज या क्रिश्चियंस। इसीलिए बांग्लादेश के माइनॉरिटीज का, वहाँ की हिंदुओं का आवाज हम सबको बनना होगा और हमारे देश में इनकी ये रैडिकल सोच ना फैले, इसकी जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी होगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन पॉलिटिशियंस के नैरेटिव्स में नहीं आए, अपने आप को अलग अलग धर्मों में नहीं बांटे, बल्कि एज एन इंडियन यूनाइट हो और देश के हित में सोचे। जय हिंद।